हेलो दोस्तों, आज हम हिंदू लॉ का आपके सामने अगला वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम बात करेंगे धारा 11 की, जो कि इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसका नाम है वाइड मैरिज, शून्य विवाह। आखिर ये शून्य विवाह क्या होता है? तो इस अधिनियम के पहले या बाद में यदि कोई विवाह अनुष्ठित किया गया है, मतलब पूरा हुआ है, यदि कोई विवाह कंप्लीट हुआ है, तो धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में लिखी गई शर्तों में किसी एक शर्त का अगर उल्लंघन करता है तो वह शून्य विवाह कहलाता है। अब ये धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 क्या है? तो जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सेक्शन 5 का जो पहला खंड था उसमें ये था कि दोनों व्यक्ति, जब दो व्यक्तियों की जब शादी हो रही है तो उसमें से अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर जीवित नहीं है, तो उसको शून्य विवाह माना जाएगा। ये सबसे पहला पॉइंट था 5वें का खंड 1 का। फिर इसके बाद चौथा खंड है क्या है कि उन दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी और प्रथा उन दोनों के बीच की अनुज्ञात न हो, या पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं, मतलब नातेदारी से अगर कोई रिलेशन है तो भी वो विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। फिर इसी में 5वां खंड आता है कि क्या वो एक दूसरे के संपिंड तो नहीं है। कहने का मतलब है, संपिंड का मतलब होता है कि ऐसा तो नहीं है कि जिसकी शादी हो रही है, मतलब पति और पत्नी में, लड़के और लड़की में जिसकी शादी हो रही है, उनमें से दोनों किसी एक संपिंड की तो नहीं है। संपिंड का मतलब रिलेशन का तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि चाचा की लड़की है, क्योंकि ऐसा हिंदू विवाह में नहीं माना जाता, ये प्रथा नहीं है। तो ऐसे विवाह को शून्य विवाह माना गया है, ये धारा 11 कहती है। फिर आता है वाइडेबल मैरिज, धारा 12। तो धारा 12 क्या कहती है? कोई भी विवाह भले ही इस अधिनियम के पहले या बाद में अनुष्ठित किया गया है। अनुष्ठित करने का मतलब कि विवाह पहले या बाद में, इस अधिनियम के पहले या बाद में हुआ है, मतलब विवाह पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है, तो वो किन किन शर्तों पर इस मैरिज को वाइडेबल मैरिज, मतलब शून्यकरण विवाह बोला जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि पति के नपुंसकता के कारण विवाह के दौरान संभोग ना हुआ, पहला पॉइंट। इस आधार पर विवाह धारा 5 के खंड 2 में जो शर्तें दी गई हैं वो उनमें से किसी एक का उल्लंघन है। ठीक है। इसमें अगला पॉइंट है कि धारा 5 के अनुसार बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 का 2 लागू होने के पूर्व थी। वहाँ ऐसे संरक्षक की सम्मति, बल या कर्मकांड की प्रकृति, प्रत्यर्ची से संबंधित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा विवृत की गई थी। कहने का मतलब है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 का 2 लागू होने के पहले यदि किसी लड़की को या लड़के को जबरदस्ती या बलपूर्वक अगर उसकी शादी कराई गई है तो भी वह शून्यकरण विवाह माना जाएगा। अब शून्यकरण होगा और अकृता की अज्ञप्ति द्वारा कृत किया जा सकेगा। ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज है कि याचिका यथास्थिति बल के चालू रहने से परिवर्तित हो जाने या कपट का पता चल जाने के 1 वर्ष के अधिक पश्चात पेश की गई। अगर शादी बलपूर्वक की गई है और अगर वो 1 वर्ष के बाद अगर पेश की जाती है याचिका, तो भी वह विवाह शून्यकरण विवाह माना जाएगा। या कपट का पता चल जाता है, कपट का पता चल जाने के पश्चात अपनी पूरी सम्मति से विवाह में एक दूसरे के पक्ष के साथ पति पत्नी के रूप में रह रहा हो या रह रही हो, तो ये भी याचिका दर्ता यथास्थिति पर बल के चालू रहने से प्रतीत हो जाने की या कपट का पता चल जाने से, उसमें भी ये क्या कर देगा? शून्यकरण होगा। ऐसा नहीं है कि कहने का मतलब है कि किसी मतलब ये शादी में, हिंदू विवाह अधिनियम में जो शादी कंप्लीट हुई है
कि अगर कपटपूर्वक शादी करा दी गई और पहले नहीं पता था लेकिन बाद में पता चला, तो अगर ऐसी स्थिति है बन रही है तो इसके लिए भी आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिससे इस विवाह को शून्यकरण विवाह बोला जाएगा। और कहने का मतलब है कि वहाँ न्यायालय में ये कहा जाएगा कि इन्होंने ज़बरदस्ती, जबरन, बलपूर्वक, चोरी से शादी करवाई बिना जानकारी दिए। ठीक है। और इसमें जैसे कि याचिकादाता अभिकथित तथ्यों से विवाह के समय से अनिबद्ध था, मतलब जिस समय शादी हो रही थी उस समय उसको पता ही नहीं था कि उसकी शादी कराई जा रही है। दूसरा, इस अधिनियम के पहले या बाद में जो भी विवाह कंप्लीट हुए उनकी अवस्था में कार्यवाही ऐसे प्रारंभ के 1 वर्ष के भीतर, ऐसे प्रारंभ के पश्चात विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर संस्थित कर दी गई। अब देखिए, इसमें जो भी शर्तें बताई गई कि बलपूर्वक, कपटपूर्वक, मारपीट के, जोर जबरदस्ती के अगर कोई शादी करवाई जाती है तो उसको शून्यकरण विवाह माना जाता है। लेकिन कुछ विवाह ऐसे हैं जो कराने के 2-3 महीने बाद पता चला कि इन्होंने तो ज़बरदस्ती झूठ बोल के शादी करा दी। तो शादी के 1 साल के भीतर अगर उस चीज़ की हम पिटीशन कोर्ट में फाइल कर देते हैं तो उस विवाह को शून्यकरण विवाह माना जाएगा। ये शून्यकरण विवाह की कुछ नियम और शर्तें हैं जो कि 1 साल के भीतर आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, वाद सूट करना पड़ेगा। अब आता है विवाह का निष्प्रभावीकरण। जैसे इसमें कहा है, विवाह के समय पत्नी को HIV संक्रमण अथवा कोई अन्य रोग होने के आधार पर विवाह के निष्प्रभावीकरण की मांग नहीं की जा सकती। श्रीमती त्रिवेणी सिंह, बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं इंदौर। विवाह के समय पर पत्नी को HIV संक्रमण अथवा कोई अन्य रोग होने के आधार पर विवाह को निष्प्रभावीकरण की मांग नहीं की जा सकती। ठीक है। इस आधार पर कि उसकी सहमति बलात् या कपट से प्राप्त की गई थी, पति द्वारा विवाह को शून्य घोषित करने की इच्छा करते हुए बल की विद्यमानता समाप्त होने पर कपट की खोज होने के तत्काल बाद कोई याचिका योजित नहीं की गई थी, अतः विवाह को शून्य नहीं घोषित किया जा सकता, क्योंकि याचिका सत्य तथ्यों को प्रकट न किए जाने के दोष से ग्रसित है। जाहिर सी बात है। ठीक है। अब आता है सेक्शन 13 जो है तलाक मतलब डाइवोर्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदू विवाह अधिनियम में, क्योंकि मुस्लिम लॉ में शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। और हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का इस अधिनियम के पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन कुछ शर्तें थीं जिनको मैंने आपको सेक्शन 5 के खंड में बताया। ठीक है। अब तलाक में हम समझते हैं, धारा 13 तलाक के बारे में कहती है कि कोई विवाह भले इस अधिनियम के पहले या पश्चात में हुआ हो तो पति या पत्नी पेश की गई याचिका पर तलाक की अज्ञप्ति का मतलब होता है, अगर थोड़े कठोर शब्द में कहा जाए तो लाइसेंस, याचिका पर तलाक का लाइसेंस मतलब विवाह विच्छेद के लिए एक आधार पर भंग किया जा सकता है। तलाक इस अधिनियम के पहले या पश्चात अगर कोई विवाह अनुष्ठित हुआ है तो पति या पत्नी दोनों में से किसी एक ने जिसने याचिका पेश की गई है तो उसकी अज्ञप्ति द्वारा, उसके वचन द्वारा या उसके सूट द्वारा ये तलाक भंग किया जा सकता है। लेकिन किन किन शर्तों पर? दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अपनी पति या अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से मैथुन किया। कहने का मतलब है कि जब विवाह हुआ उसके बाद पति या पत्नी ने अपनी इच्छा से किसी के साथ संभोग किया। ठीक है। मैथुन किया मतलब संभोग किया या हम बिस्तर हुए। दूसरा पॉइंट, विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया। मतलब शादी के बाद पति या पत्नी दोनों में से किसने, जिसने याचिका पेश की है, यदि उसके साथ क्रूरल्टी हुई है, क्रूरता हुई है, तो भी ये तलाक का आधार बन सकता है। अर्जी के उपस्थापन के ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की कालावधि तक अर्जीदार को अभिव्यक्त रखा है। अर्जी के उपस्थापन के ठीक पहले कम से कम 2 साल तक की टाइम इंटरवल में अर्जीदार को अभिव्यक्त रखा, या दूसरा पक्षकार दूसरे धर्म को ग्रहण करने से, हिंदू होने से परिवर्तित हो गया, या पति या पत्नी में दोनों में से जिसने याचिका पेश की है उनमें से कोई एक धर्म परिवर्तित कर लिया। अगला पॉइंट, दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृचित हो, मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो, पगलेट हो, लगातार या आंतरिक रूप से इस किस्म की और इस हद की मानसिक विकार से पीड़ित रहा है,
कि अर्जीदार के युक्त रूप में आशा नहीं की जा सकती वे प्रत्यर्थी के साथ रहे। मतलब ये वो गवाही नहीं दे सकता कि ऐसे इंसान से रहा जा सकता है जो मानसिक रूप से बीमार है और पता नहीं क्या क्या हरकतें करता रहता है। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण देखिए, मानसिक विकार का मतलब क्या है। अब एक से मानसिक बीमारी मस्तिष्क का सरोंद या अपूर्ण विकास, मतलब मेंटली डिस्टर्ब या पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है। मनोविक्षेप विकार या मस्तिष्क का कोई अन्य विकार, अशक्तता विपरीत है। इनके अंतर्गत विखंडित मानसिकता भी है। ठीक है, मनोविक्षेप विषय विकार, ऐसा कि उसकी बुद्धि का विकास न हुआ हो, आकस्मिक या गंभीर रूप से अनुत्तर देता हो, मिर्गी के दौरे पड़ते हों, कभी भी चिकित्सा उपचार उपेक्षित हो या नहीं किया जा सकता या नहीं हो, इस वजह से। अगला पॉइंट, दूसरा पक्षकार याचिका पेश किए जाने से अविहित यौन रोग से पीड़ित रहा हो। जिसने याचिका पेश की है, मान लो वो यौन रोग से पीड़ित हो। दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक आश्रम में प्रवेश करके संसार का परित्याग कर चुका हो, कहने का मतलब संन्यास ले चुका हो, तो ये भी एक तलाक का आधार बन सकता है। दूसरे पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या अधिक टाइम इंटरवल में उन लोगों के द्वारा जिन्होंने दूसरे पक्षकार के बारे में, यदि वह जीवित होता तो सुना होता, नहीं सुना गया। अब देखिए, इस सेंटेंस का बड़ा अजीबोगरीब मीनिंग है। कहने का मतलब है कि जिस दो व्यक्ति जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम के पूर्व या पश्चात में उनकी शादी हुई हो, और उनमें से कोई एक व्यक्ति जिसके बारे में 7 साल तक सुना नहीं गया, या शायद सुना गया, मतलब 7 साल तक शायद सुना ही नहीं गया, तो ये भी एक आधार बनता है तलाक का। तलाक का एक ये भी आधार बनता है कि जो इंसान के बारे में, जिस इंसान के बारे में 7 साल तक सुना ही नहीं गया, तो वह जीवित नहीं होगा। ऐसा LIC की भी कुछ शर्तें कहती हैं। ठीक है, तो ये भी तलाक का आधार बन सकता है। अब जैसे इसमें विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पहले या पश्चात में तलाक की अवधि विवाह विच्छेद के लिए इस आधार पर है कि विवाह के पक्षकारों के बीच इस कार्रवाई में जिसमें पक्षकार थे, न्यायिक प्रतिकरण जुडिशियल सेपरेशन की अज्ञप्ति के पारित होने के पश्चात 1 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि का सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ। अब कहने का मतलब है कि 1 साल के भीतर या 1 साल के बाद में उनके बीच में अगर संभोग नहीं हुआ है, ठीक है, और वो नहीं रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो भी तलाक का आधार बन सकता है। ठीक, पत्नी तलाक की अज्ञप्ति द्वारा विवाह भंग के लिए याचिका। अब पत्नी अगर तलाक की अज्ञप्ति द्वारा विवाह भंग के लिए याचिका, अगर पत्नी चाहे कि हमको तलाक चाहिए, तो वो याचिका पेश करती है। इस आधार पर पेश की जा सकेगी कि पति विवाह के अनुष्ठान के दिन से बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी हुआ है। अब पत्नी किस ब्याह पे कर सकी कि पत्नी जो पति था वो बलात्कार था, गुदा मैथुन करता था, पशुगमन करता था, इसका दोषी। ठीक है, और दूसरा आधार क्या है कि पति ने बिना बताए उसके अलावा किसी दूसरे से भी शादी कर रखी, ये भी एक आधार बनता है। इसी में थर्ड पॉइंट है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन वाद में या दंड प्रक्रिया संहिता 1900 धारा में 125 का दिन भरण पोषण कार्रवाई में दर्ज डिक्री या आदेश पति के विरुद्ध पत्नी का भरण पोषण देने की इस बात के होते हुए पारित किया कि वह अलग रहती थी, और ऐसे डिक्री या आदेश के पारित किए जाने के समय पक्षकार में 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास पुनरारंभ नहीं हुआ, ये भी एक आधार दे सकती है। किसी स्त्री ने जिसका विवाह, चाहे विवाहोत्तर संभोग हुआ हो या नहीं, उस स्त्री के 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था, उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया हो, तो भी ये पत्नी द्वारा तलाक का आधार या बेस बन सकता है। अब इसमें विवाह विच्छेद याचिका में देखिए संशोधन क्या हुआ कि अभित्यजन संबंधी कोई आधार जोड़ने के लिए विवाह विच्छेद याचिका में संशोधन की याचना की जा सकती है। ठीक है, अब इसमें कई आधार कहने का मतलब है कि न्यायालय का ये कर्तव्य होता है कि जब भी ऐसे मामलों की सुनवाई होती है तो वो बंद कमरे में होती है। ठीक है, और अंदर बंद कमरे में कही गई जो भी बात है पक्षकारों द्वारा और जज के द्वारा, इन बातों को बाहर नहीं लाया जाता। अगर इन बातों को कोई बाहर लाता है तो उसको 1000 रुपये जुर्माना या कारावास दोनों से दंडित किया जा सकता है। और इसमें सबसे पहला जो न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायाधीश महोदय का ये कर्तव्य होता है कि पहले वो उनको प्यार से समझाएं कि आप विवाह विच्छेद मत करिए। ठीक है, समझाने के बाद उनको 6 महीने तक का समय देते कि आप लोग एक साथ रहिए और फिर बताइए।
उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर विवाह विच्छेद हो जाता है। ठीक है, अब इसी में कुछ कंडीशन देखिए दी गई है। विवाह विच्छेद की डिग्री पत्नी द्वारा पति के साथ लैंगिक संभोग से इनकार करना मानसिक यातना का निर्माण करता है, अतः पति विवाह विच्छेद की डिग्री के लिए हकदार होता है। अब कहने का मतलब है कि पत्नी द्वारा पति के साथ लैंगिक संभोग से इनकार करना। अब जाहिर सी बात है, किसी की अगर शादी हुई है तो जो संभोग का जो वो है सिस्टम, तो जाहिर सी बात है कि शादी हुई इसलिए है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक इच्छाओं को पूरी कर सकें। अब दोनों में से अगर कोई भी मना करता है तो ये भी एक आधार बनता है विवाह विच्छेद का। अतः पति विवाह विच्छेद की डिग्री के लिए हकदार होगा। अब चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों विवाह की डिग्री के लिए हकदार होंगे अगर दोनों में से कोई मना करता है या कुछ बात छुपाता है उससे रिलेटेड। अब विवाह विच्छेद की डिग्री क्या है? जहां पर पति ने वैवाहिक अधिकारों की प्रत्यापना हेतु याचिका दाखिल की हो, पत्नी के प्रत्यर्पित आक्षेप लगाते हुए उसका प्रतिवाद किया हो कि पति तथा उसकी मां द्वारा उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया था, वहां पर पत्नी द्वारा लिया गया अभिभावक व ससुराल वाले घर पर वापस जाने की इच्छुक थी, बनावटी और आधारहीन है, पति विवाह विच्छेद की डिग्री पाने के लिए हकदार था। अब कहने का मतलब है कि पति और उसकी माँ के द्वारा उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, ये कहा जाता है अक्सर, ये अक्सर कहा जाता है ऐसा। ठीक है, तो वहाँ पति द्वारा लिया गया अभिभावक की ससुराल वाले घर वापस जाने की इच्छुक थी, बनावटी और आधारहीन है, इस आधार में पति विवाह विच्छेद की डिग्री पाने के लिए हकदार होगा। ये केस है जसमिंदर सिंह बनाम श्रीमती प्रभाजिंदर कौर, इम्पॉर्टेंट केस है। अब विवाह विच्छेद तलाक के आधार के लिए बहुत से झूठे केस आरोपित किए जाते हैं, उसमें आपका रेप लगा दिया जाता है, दहेज प्रथा लगा देती है, बहुत सारे केसेस में जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन इसका कोई आधार नहीं बनता है। अब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि क्या क्लाइंट के साथ हुआ, क्योंकि अधिकतर स्त्री से संबंधित जो भी अपराध होते हैं अधिकतर हमारे घर से ही चालू होते हैं। ठीक है, अब जो घर में चीज़ें घटित हो रही हैं उसका साक्ष्य मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए अधिकतर मामलों में इनकी बातों को सही भी माना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही है इस बात को मैं भी सहमत नहीं हूँ और न्यायाधीश महोदय भी सहमत नहीं होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में मैंने आपको धारा 13 तक के बारे में विशेष जानकारी दी और केसेस के बारे में भी आपको बताया है क्या क्या शर्तें हैं। ये आपको प्री और मेंस दोनों के पेपर में लिखने को हेल्प करेगा। जिसने इस वीडियो को पूरा देखा होगा मैं उम्मीद करता हूँ उसको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है और या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मुझसे जितना होगा मैं और इतना इम्प्रूव करके आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।